बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कस्बे कमाल। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, जो बिग ब्रदर के नाम से भी जाने जाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर खालिद जमील अख्तर की जिंदगी इंसानी अज़्म हिम्मत, इफ़ार और खिदमत की एक रोशन मिसाल है। लगभग 3 दहाइयों से पाकिस्तान में स्पेशल अफराद, जो माजूर अफराद जिन्हें कहते हैं, उनकी खिदमत और उनकी बहाली के लिए कोशिशां हैं और इसी ज़मीन में इनकी शानदार खिदमत का एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान इन 17 इम्तियाज़ से आला सिविल वज़ारत से भी नवाज चुकी है। आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनके कस्बे कमाल का अहवाल इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ है। शुक्रिया जी आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले फरमाइए, पैदाइश कब और कहाँ हुई और उस खालिद जमील के बारे में बताइए जो बचपन से लेके जवानी तक हर मैदान में, तालीम के मैदान में और खेल के मैदान में अव्वल आता रहा। आई थिंक बचपन जो है एक लिहाज से सारे बच्चों का एक जैसा होता है। मैं बचपन में बहुत शरारती था जी, और मैं अभी ये समझता हूँ कि जो बच्चे शरारती होते हैं, अगर उनको शरारतों करते वक्त अगर सिमत मुहैया हो जाए या सिमत मिल जाए तो वो शरारतें पॉजिटिव हो जाती हैं। सही। और अगर उनकी सिमत ना हो तो फिर वो हैज़र्डस हो जाते हैं। तो मेरा ये था कि मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि उन शरारतों के साथ साथ मैं पढ़ाई में अच्छा था। जी, तो जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो फिर जो शरारतें हैं वो लोग भूल जाते हैं, आपका रिजल्ट देखते हैं। लेकिन उस जमाने में माँ बाप जो थे वो नसीहत करने के साथ साथ हाथ भी अपना हल्का कर दिया करते थे। अच्छा, खेल के मैदान में भी आप अव्वल आते थे और पढ़ाई के मैदान में भी? खेलों में मैं काफी बेहतर रहा। मैं शुरू ही से, एक तो मैं एथलेटिक्स में अच्छा था। मैंने मैट्रिक के अंदर जो ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड कंपटीशन होता है उसमें 110 मीटर हर्डल की रेस में पाकिस्तान में पहले नंबर पे था। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज लेवल पे मैं आया तो फिर भी पूरे पाकिस्तान में आई वाज नंबर 1 इन 110 मीटर जो हर्डल्स होते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान नंबर 2 रहा मैं 110 हर्डल से। ये मेरा इवेंट था। तो ये मैंने 15.2 सेकंड में उस जमाने में किया था। तो फिर उसके अलावा फुटबॉल अच्छी खेला करता था। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज की टीम के अंदर से खेला, कैडेट कॉलेज में था तो कैप्टन साहब की टीम, तो खेलने मेलने में ठीक था। हेड बॉय भी थे आप? हाँ, हेड बॉय भी था मैं, आपको पता है। वो ये होता है कि आप अगर हमारे जो आर्मी के कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर आप पढ़ाई में अच्छे हों, खेलों में अच्छे हों, डिसिप्लिन में अच्छे हों तो फिर आपको हेड बॉय बना देते हैं। तो हमारे यहाँ जो हेड बॉय होता था उसको सीनियर अंडर ऑफिसर कहते हैं। सही। अभी भी फौज के अंदर जो काकूल एकेडमी है उसके अंदर जो हेड बॉय होता है उसको सीनियर अंडर ऑफिसर कहते हैं, SUO। तो मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में सीनियर अंडर ऑफिसर था, SUO था, हेड बॉय था। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेडिकल के स्टूडेंट थे तो उस वक्त आपके साथ एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसने आपकी जिंदगी का जो सारा रुख है वो बदल दिया, कुछ उस वाले समझ चाहिए। बुनियादी तौर पे मैं सबसे पहले तो ये था कि फौजी बनना चाहता था। सही है। क्योंकि फौज के कॉलेज में पढ़ा। सही। फिर इत्तेफाक से मैंने बोर्ड में पोजीशन ली, टॉप किया, तो मुझे KE में दाखिला मिल गया। सही है। तो सबने कहा कि नहीं तुम डॉक्टर बनो, इतना बड़ा स्कॉलरशिप मिल रहा है तुम्हें डॉक्टर बन गया। जब मैं डॉक्टर बन गया तो उस वक्त फिर मेरा मकसद यही था कि मैं पढ़ाई में एक्सेल करूं। सही है। लेकिन 3rd ईयर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के साथ 2 लोगों की डेथ हो गई, मेरी कमर की हड्डी टूट गई, नीचे का धड़ जो था वो मफलूज हो गया। तो वो जो पीरियड था उसके अंदर मुझे फैसला करना था कि मैंने जिंदगी इसी तरह गुजारनी है या नॉर्मलाइज होना है। तो ये बड़ा हकीकत से मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैड नो थर्ड ऑप्शन। सही है। या ठीक होना है या फिर रहना ही नहीं है। मैं इस हद तक था, सुसाइडल थॉट्स आया करते थे मुझे कि या मैंने करना है। और आप अगर मेरा फेसबुक भी निकाल के देख लें, या अक्सर मैं कहता हूँ डू और डाई, मतलब इस हद तक जुनून आपको होना चाहिए कि मैंने करना ही है। अच्छा डॉक्टर, मुहरत यही था डू और डाई वाला, आपने कह लें कि मफलूज होने के बावजूद उस जमाने में आप फिर आपने MBBS भी किया, आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जब यूनिवर्सिटी उसकी स्टूडेंट यूनियन के आप फिर सदर भी रहे। तो यही विल पावर थी आपकी। बिल्कुल मैं समझता हूँ इंसान जो है ना, जब उसको तकलीफ आती है या वो टूट जाता है या फिर पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है।
अच्छा, सही है। और इसमें उसका कमाल नहीं होता, ये उसकी जीन्स के अंदर होता है। और या जब उस पर ये बुरा वक्त आता है तो ये भी डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने आपका साथ दिया। अगर आपके पेरेंट्स इंकरेज करने वाले हों, दोस्त अहबाब अच्छे हों, तो फिर आप जीत जाते हैं। तो मुझे भी इसी तरह अच्छे लोग मिले, हर तरफ से सपोर्ट मिली, तो मैंने फिर इसको कमी को कमी रहने नहीं दिया, फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया ताकत में, क्योंकि आप अपनी कमी को ताकत में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह करके अल्लाह ताला के फजल करम से आई केप्ट ऑन गोइंग, फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने डॉक्टर बनने के बाद न्यू अस्पताल में पहला फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन जो सेंटर कायम किया, उसके पीछे क्या महत्व है? उसके पीछे मेरी जात थी, क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, जब मुझे चोट लगी, तो मेरा इलाज करने वाला कोई नहीं था। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके पेशावर तक। ये डॉक्टर साहब कब की बात है? ये 1978 की बात है। अच्छा, ठीक। उस जमाने में रिहेबिलिटेशन का कोई डॉक्टर था ही नहीं। ठीक है। तो मुझे जब ये चोट लगी तो मेरे पेरेंट्स, मेरे वाले साहब पूछा करते थे कि मैं अपने बेटे को किस डॉक्टर के पास लेके जाऊं, तो लोगों ने कहना अच्छा न्यूरो सर्जन के पास चले जाओ, किसी ने कहना ऑर्थोपेडिक्स के पास चले जाओ, बट दे डिड नॉट नो दैट आई नीडेड रिहेबिलिटेशन। देन अल्टीमेटली किसी ने कहा कि नहीं इंग्लैंड ले जाओ, तो उस जमाने में फिर मुझे मेरे पेरेंट्स ने इंग्लैंड भेजा इलाज के लिए, और वहाँ पे स्ट्रोक मैंडिबल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ये अर्ल्सबरी एक जगह है, लंदन से अबाउट 40 किलोमीटर। तो वहाँ पे मैं रहा, 3 महीने रहा, इतना सारा खर्चा आया वहाँ। तो मुझे एक दिल के अंदर बड़ी हसरत पैदा हुई कि चलो मैं तो पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते थे, मैं आ गया यहाँ पे। पाकिस्तान में जो और लोग ऐसी बीमारियों में मुब्तला होंगे, उनके इलाज के लिए कोई जगह होनी चाहिए, कोई डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं हालांकि एकेडमिकली चाहता तो कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता था, डॉक्टर भी बन सकता था, तो मैंने फिर ऑप्ट किया। फिर ऑप्ट करने के बाद मैंने स्पेशलाइज किया, और मैंने स्पेशलाइज भी इस तरह किया कि मैंने कहा गवर्नमेंट को कि मुझे स्कॉलरशिप दो। अच्छा, ताकि मैं बाउंड हो जाऊं कि मैंने वापस आना है। मतलब आपको पता है ना, जवानी की उम्र में आदमी कहता है मैं सेटल हो जाता हूँ। सही है। तो मुझे फिर एक प्राइड मिली कि हुकूमत मुझे बाहर भेज रही। फिर मैं इंग्लैंड गया, मैंने स्पेशलाइज किया, स्पेशलाइज करने के बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान आके फिर सबसे पहला काम मैंने ये किया कि वो जो वादा मैंने किया हुआ था निभाने का, उसको निभाने के लिए कोशिश शुरू की। और आपको पता है प्रेसिडेंट से मिलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आई मेड श्योर दैट मैं ईद के दिन चला गया उनके पास। ईद के दिन वो लोगों को मिला करते थे, मैं भी लाइन में लग गया, और पिंडी में जब मेरी बारी आई तो मैं डॉक्टर मैं कहता साहब मैं आई एम द सेम डॉक्टर जिसको स्कॉलरशिप पे आपने भेजा था। मैं वहाँ रुका नहीं गया, मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। दैट इज हाउ मुझे उन्होंने म्यो हॉस्पिटल में, फिर नवाज शरीफ साहब जो थे ये तब चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे एक जगह दी गई जिसको फिर डेवलप करते 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 मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया, और वो चल रहा है। अच्छा डॉक्टर, जो PM&R के जो डॉक्टर होते हैं, आम डॉक्टरों से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं? देखिए, फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन PMR, ये न्यूरोलॉजी यानी न्यूरो, ऑर्थो, रूमेटोलॉजी, यानी ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनका ताल्लुक दिमाग से, हड्डियों से, पट्ठों से या माधुरी से है, उसके डॉक्टर होते हैं। अच्छा, और इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि एक माधुरी चलो पूरी तरह ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन उस शख्स को बहाल कर दिया जाए। ठीक है। मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं यूं चल नहीं सकता, लेकिन मैं मुख्तलिफ शूज पहन के सहारे लेके चल लेता हूँ और किसी को अंदाजा भी नहीं होने पाता कि मुझे क्या तकलीफ है। सही है, ये रिहेबिलिटेशन। इसी तरह अगर इससे भी ज्यादा मामला यानी संगीन हो तो फिर आप व्हील चेयर का इस्तेमाल कराते हैं, और व्हील चेयर का इस्तेमाल भी इस तरह कराते हैं कि मरीज इंडिपेंडेंट हो जाए। यानी बुनियादी तौर पे रिहेबिलिटेशन या PMR का मकसद है कि एक शख्स जिसको कोई माजूरी हो उसे आप इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं। सही है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख है और तकलीफ है वो डिपेंडेंट होना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि जो खसूसी अफराद हैं उनको जिस्मानी जो मजबूरी होती है उस पर ओवरकम करने के लिए ज़हनी तौर पर कितना मजबूत करना जरूरी है? बिल्कुल, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप नोट करें तो माजूरी जो है वो होती जहन में है,
वो टांगों में बाजुओं में तो कभी होती नहीं है। अच्छा, देखिए ना, इंसान जो है, दूसरे लफ्जों में जो उसका दिमाग है, जो उसकी सोच है, इंसान उसकी रिफ्लेक्शन है। तो जो लोग ज़हनी तौर पे स्ट्रांग होते हैं उनके अंदर कोई मजबूरी नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता आप देखिएगा, आपकी टीवी पे, आप फेसबुक पे क्लिप्स देखते हैं, जिनके हाथ नहीं है वो टांगों से सारे काम कर रहे होते हैं, जिनकी टांगें नहीं है वो हाथों से सारे काम कर रहे होते हैं, जिनकी बिनाई नहीं है वो सुन के सारे काम कर रहे होते हैं, जिनके कान ठीक नहीं होते वो देख के सारा काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला पहली बात तो ये है कि किसी को इस आजमाइश में, माजूरी में डाले ही ना। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई इसमें डल जाता है तो उसको जहनी तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, वो ये डिटर्मिन कर ले कि अब आई हैव टू लिव अ डिफरेंट लाइफ, मैं डिफरेंटली एबल्ड होके जिंदा रहूंगा। तो अगर वो ये सोच ले तो फिर कोई मजबूरी नहीं है, जब तक आप लोगों को इंस्पायर नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको बथेरी मिसालें दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ, मैं आपको एक पेशेंट की मिसाल देता हूँ। एक पेशेंट था हमारा, उसको एक बीमारी है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। अच्छा जी। इसके अंदर पट्टे आहिस्ता 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 से कमजोर होते जाते हैं, और पेशेंट जो है वो अगर दूसरे टाइप की बीमारी हो तो 12-13 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो जाता है। अच्छा, बात केसेस में 30 साल की उम्र तक। अब मेरा एक पेशेंट था, तो उसको किसी डॉक्टर ने बता दिया तुमको तो असल वाली बीमारी बता दी, एंड ही हैड टू, यानी जिसमें आमतौर पे बच्चे 30-32 साल की उम्र में जिंदा रहते हैं, अदरवाइज दे डाई। अब वो जब डॉक्टर ने कड़ा करके उसको ये बात कर दी, तो आप समझें जिस आदमी को आप कह देंगे तुमने तो कुछ सालों बाद मर जाना है, तुम्हें तो पढ़ने का क्या फायदा, तुम्हारी तो सब चीजें जाए चली जाएंगी, तो उसे क्या जिंदा रहना है। अब वो जो था उसे खाना पीना छोड़ दिया, मिलना मिलाना छोड़ दिया, तो वो हमारे डिपार्टमेंट में आया। सही है। फिर हमने उसकी काउंसलिंग की, फिर हमें झूठ बोलना पड़ा, लेकिन हमें काउंसिल करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हमने उसको कायल किया कि नहीं तुम्हारी ये बीमारी है ही नहीं, तुम्हारी बीमारी इससे थोड़ी डिफरेंट है, ताकि कम से कम ही शुड कम ऑन द लाइन। तो इस तरह उसको काउंसिल करने के बाद हमने इस काबिल किया कि ही केम बैक टू लाइफ। तो मैं आपको बताऊं, जो दुख और तकलीफ होती है ना, इसको सहना और इसको बताना किसी को, और उस बताने का एक सलीका होना चाहिए। सही है। तो जो PMR के डॉक्टर्स होते हैं, इन्हें पता होता है कि किसी की बीमारी, किसी को आपने किस तरह उससे ब्रेक करनी है। ये आपको टेलीविजन की तरफ ब्रेकिंग न्यूज नहीं देनी। सही है। आपने उसको मेंटली प्रिपेयर करना है, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, और फिर आपने बताना है। ठीक है डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर ये फरमाइए कि पाकिस्तानी हुकूमतों का और माशरे का खसूसी अफराद के हवाले से रवैया कैसा है? देखिए, मैं दोनों की तारीफ करूंगा। अच्छा जी। क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और तकरीबन दुनिया के सारे मुल्कों में आता जाता रहता हूँ। मैंने मुवाज़ना किया है कि हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है और जो वज़ीदार तबका है, वो तो बहुत ख्याल करता है खसूसी अफराद का, और खास तौर पे जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही बेहतर है। हमारे यहाँ देखिए, अगर कोई माजूर हो तो भाई भाई को पालना शुरू कर देते हैं, बहनें भाई को पालना शुरू कर देती हैं। हमारे यहाँ तो कई बहनें शादी नहीं करती, ताकि शादी कर ली तो भाई को संभालेगा कौन, माएँ, हमारे जो बाप, ये सारे। तो उस लिहाज से ये जो फैब्रिक है, फैमिली फैब्रिक, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो तो बहुत अच्छा है हमारा। अवाम भी हमारी, एक्सेप्ट उन एरियाज में जहाँ पे जहालत, वहां पे अभी भी माजूरी को कर्ज समझा जाता है। लोग समझते हैं कि माँ बाप की कोई बदुआ थी या माँ बाप ने कुछ सिन किया है जिसके जवाब में ये बीमारी हुई है। जहां तक रह गया गवर्नमेंट का, आप हैरान होंगे कि गवर्नमेंट के जो रूल्स बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे 3% लोगों को या 2% लोगों को
एडमिशन्स मिल रहे हैं, आप हमारे मेडिकल कॉलेज में आते हैं, 2% के हिसाब से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, CSC अफसर बन रहे हैं, मुलाजमतों में कोटा मिल रहा है। फिर इसी तरह आप देख लें तो हमारे यहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कोटा मिल रहा है, लेकिन ये कम है, इसको ज्यादा होना चाहिए। जितनी आबादी माजूरी की है उस तनासब से ये इंक्रीज होना चाहिए, एक ये कमी है, और दूसरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सही है। हमारे यहाँ जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो बड़ी बड़ी सब तो गवर्नमेंट नौकरी में नहीं आते, उनको चाहिए कि वो जो डिसेबल की सीट होती है उनके ऊपर डिसेबल को भर्ती करें। वो क्या करते हैं, भर्ती नहीं करते, तावान हुकूमत को या जुर्माना जमा करा देते हैं, जिससे मकसद होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि अभी मुलाजमतों की बात हुई है, खसूसी अफराद की दर्जा बंदी कैसे की जाती है? देखिए ना, हमारे यहाँ 4 कैटेगरीज मजदूरों की इस वक्त स्पेशल पर्सन की। एक जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनको HI कहते हैं, हियरिंग इम्पेयर। एक जो देख नहीं सकते, VI, विजुअली इम्पेयर्ड। एक जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, और एक जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। तो ये 4 कैटेगरी। अब हमारे यहाँ होता ये है कि जब हुकूमत इनको नौकरियां देती है तो इनकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक यहाँ वो ख्याल नहीं रखती। मिसाल के तौर पे चौकीदार की अगर असामी खाली है तो उस असामी पे अगर आप किसी फिजिकली डिसेबल्ड को या व्हील चेयर वाले को भर्ती कर देंगे तो उसने चौकीदारी नहीं कर पाएगी। विजुअली इम्पेयर्ड को कर देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको देखना चाहिए कि कंपैटिबिलिटी क्या है। मिसाल के तौर पे जो पढ़ा लिखा है और जिसकी टांगें ठीक नहीं है व्हील चेयर पे, वो कंप्यूटर सीखे और कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। ठीक है। जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो टेलीफोन ऑपरेटर का काम कर सकता है, वो पढ़ जाए तो जज भी बन सकता है, वो असेंबली का काम कर सकता है। हमारे यहाँ CSC अफसर बने हुए हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है। ठीक है। तो ये देखना, ये हुकूमत को, जो डॉक्टरों का पैनल है, अगेन PMR के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिल के फैसला करना चाहिए। डॉक्टर, आपने 8 के करीब कुतब भी लिखी हैं, तो इन कुतब के हवाले से कुछ तफसील बताइए। देखिए, मैं एक तो आप लिखी है वो बहुत ही खूबसूरत। चले, थैंक यू। हाँ, मुझे असल में लिखने का कोई खास ना तो तरीका आता है ना कोई शौक है। बहुत सारी बातें जो मैं करता था मैंने सोचा कि वो मैं लिख दूं, क्योंकि लिखी हुई चीज पढ़ी जाती है बार बार, महफूज रहती है। तो उस हवाले से मैंने फिर नफ्सियात के ऊपर कुछ लिखा, ये ऑटोबायोग्राफी लिखी मैंने, फिर मैंने मेडिकल के हवाले से कुछ चीजें लिखी, फिर मैंने कुछ रूहानियत के हवाले से लिखा। तो इस तरह कर कर आपकी चंद किताबें मेरी बन जाती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे यहाँ अब भी किताबें पढ़ने का शौक, मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मेरी किसी किताब का पब्लिशर आके कहता है कि जी डॉक्टर साहब एक एडिशन और छापना है। अच्छा जी। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। किताब पढ़ते हैं, आमतौर पर तासर ये है कि किताबें पढ़ने का रुझान कम हो गया। पढ़ते हैं लोग। मैं खुद देखिए ना, जब मैं सोने से पहले मैंने अपने केबल पे बेड के साथ 2-3 किताबें रखी है, उनमें से कभी कोई देख ली, कोई 2 सफ़े पढ़ लिए, 1 चैप्टर पढ़ लिया। तो आई थिंक लोग पढ़ते होंगे इसी तरह। टीवी देखना या अच्छा टेलीफोन के ऊपर या नेट के ऊपर ज्यादा आंखों पे असर पड़ता है। तो किताब की एक अपनी खूबसूरती है। डॉक्टर साहब, बातों बातों में टीवी का जिक्र भी आ गया, तो आपने टीवी पर भी बहुत प्रोग्राम किया है खसूसी अफराद के बारे में। बिल्कुल। असल में मैं, आप कभी भी देख लीजिएगा टेलीविजन पे मैं बेजा आता ही नहीं हूँ। अगर मैं आता हूँ तो रेलिवेंट टू डिसेबिलिटी। मुझे याद है कि जब मैंने टीवी पे पहला प्रोग्राम किया तो मैं डिबेटर था अपने जमाने में, तो मुझे PTV ने बुलाया कि हमने एक प्रोग्राम करना है, आप करेंगे। स्टूडेंट लाइफ की बात है, मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। तो वो एक गानों का प्रोग्राम था, तो मैंने उसकी कंपेयरिंग की, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे रेगुलर कंपेयर। तो मैं मेडिकल स्टूडेंट था, तो मैं कहा कि नहीं, मैं अगर करूंगा तो कोई मेडिकल का प्रोग्राम करूंगा। तो फिर मैंने कुछ मेडिकल के प्रोग्राम किए, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, अगर मैंने टीवी को इस्तेमाल करना है तो मैं डिसेबिलिटी की मूवमेंट या कंपेन के तौर पर। सही है। तो फिर मैंने रोशनी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जो आपको पता है टीवी पे 3 महीने की समाई होती है। उसके लिए वो पास हुआ था, लेकिन 4 साल तक चलता था। माशाल्लाह। और बात मुझसे लोग पूछते हैं कि ये मैंने करके क्या पाया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने डिसेबिलिटी को ग्लैमराइज किया। आप देखें, डिसेबल का जब नाम आया करता था ना, आज से 20 साल पहले आप चले, तो डिसेबल के नाम के साथ ना यतीम, मोहताज, मस्कीन, गरीब, ये सारे काबिले इज्जत लोग हैं। उनके साथ साथ
معذور کا لفظ بھی آیا کرتا تھا. صحیح ہے. سو آئی تھاٹ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ عزتیں جو ہیں دیکھیے نا, اللہ تعالیٰ کسی کو اگر یتیم کر دیتا ہے تو اس سے تو زیادہ پیار کرنا چاہیے. یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر سیاسی یتیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, مجھے تو اس سے بھی بڑی نفرت ہے. آپ دیکھیے نا, واٹ ڈو مین بائی سیاسی یعنی یتیم کے لفظ کی توہین کر رہے ہیں آپ. جس کا باپ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے باپ کو اٹھا لیا, ہم سب اس کے باپ ہیں. صحیح ہے, ہمیں اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے ایسے ہی, بجائے اس کے کہ ہم اس کو مذاق اڑائیں اور اس کو ایک نیگیٹو جیسچر دیں. فلانا مسکین ہے. کیوں مسکین ہے فلانا؟ تو اس دنیا میں کوئی مسکین نہیں ہے. کوئی اگر کوئی ہے تو ہمارا قصور. تو اسی طرح ڈسیبل کے ساتھ بیچارہ معذور ہے. ڈاکٹر صاحب کو 17 امتیاز ملا, ایک یہ بھی کامیابی کی علامت ہوتی ہے. تو یہ فرمائیے کہ آپ کی نظر میں کامیاب انسان کون سا ہے؟ دیکھیے, یہ تو تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو پاکستان کہ مجھے 17 امتیاز ملا. یا جب بھی آپ کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو یہ ایکنالجمنٹ ہوتی ہے, حالانکہ ایوارڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ تو آپ جو جذبے ہوتے ہیں, اگر آپ کوئی کام محبت کریں تو محبت کا کوئی ایوارڈ نہیں ہوتا. صحیح ہے. فیلنگس کا کوئی ایوارڈ بالکل نہیں ہوتا. تو یہ تو جو میرا کام ہے یہ تو ہے ہی محبت کا, یہ فیلنگ کا کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ایک ریلیٹو ٹرمینالوجی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں جو شخص کامیاب ہو وہ اپنی نظر میں کامیاب نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کسی اور کی نظر میں کامیاب نہ ہو. لیکن میں یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کام دینا چاہتا ہوں. کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو زندگی میں اپنے گول کا تعین کرے اور اس گول کو پا لے. صحیح ہے, یہ کامیاب ہے. اگر آپ گول بھی اپنے ایسے بنائیں جو نہ پانے والے ہوں تو پھر ساری عمر ناکامی رہے گی. پریکٹیکل نہ ہو. سو ریئلسٹک گول بنانے چاہیے, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنے حالات کے مطابق اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے. پھر ان ٹارگٹس پہ فوکس ہونا چاہیے, اور پھر جو نہیں ہو سکا اس کو غم نہیں پالنا چاہیے. اچھا, یو شوڈ لک فارورڈ, یو شوڈ ناٹ لک بیک. تو یہ کامیابی کے عناصر ہیں. اور ہمارے یہاں جو یوتھ ہے جس میں جب آتی ہے, کیونکہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے رہتے ہیں بچے, آتے ہیں یا کبھی موٹیویشنل لیکچر وغیرہ دینے کے لیے میں جاتا ہوں, تو میں ہمیشہ بچوں کو یہی کہتا ہوں, نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں, ایوری بڈی کین ناٹ بی فرسٹ. دنیا میں ایک آدمی میں فرسٹ آنا ہے. اسی طرح دنیا کا ہر آدمی صدر نہیں بن سکتا, دنیا کا ہر آدمی چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا. لیکن چیف ایگزیکٹو آفیسر بن جانا ہی کامیابی نہیں ہے. اس سے ایک مالی کامیاب ہے اور کامیاب شخص ہے زندگی میں اگر وہ مالی رہتے ہوئے اپنے باغ کو سنوار دے, اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا جوان کر دے, اپنی بیوی اور فیملی اور ماں باپ کے جو حقوق ہے ان کو پورا کر لے, تو اس سے بڑا کامیاب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ایسے. تو اس لیے جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں یہی کامیابی کا یہی معیار ہے میرے نزدیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ باتیں بہت اچھی جاری ہیں, لیکن پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہونا ہوتا ہے, ہو گیا. آخر میں میرا سوال کہ پاکستان کے بارے میں خصوصی افراد کے جو تناظر میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح ساری حکومتیں بشمول موجودہ حکومت کے جس طرح وہ ترجیح دیتی ہے خصوصی افراد کے مسائل کو, میں تو بڑا مطمئن ہوں اس سے. اور تھوڑا سا زیادہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. ایک ایریا ایسا ہے کہ جو ویک ہے, اور وہ ہے ہمارے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلس نہیں بنے ہوئے خصوصی افراد کے حوالے سے. اچھا, اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے. میں نے چیف منسٹر پنجاب کو ذاتی طور پہ 3-4 پریزنٹیشنز دی ہیں, اور ہی واز ویری کین کہ بننا چاہیے, لیکن ہمارا یہ ریڈ ٹیپزم کی نظر ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ کم اپ, اگر کسی حوالے سے یہ پروگرام کے تھرو آواز پہنچے ان تک, ورنہ کسی دن جا کے پھر خود ملنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا. بالکل ٹھیک, لیکن یہ کہ ہونا چاہیے, اور صرف پاکستان یعنی پنجاب میں نہیں سارے صوبوں میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چل جی, اٹس اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو.